बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हम यूनिट नंबर 4 स्टडी कर रहे थे। यूनिट नंबर 4 का जो टॉपिक है आज हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपके पास दो होते हैं, एक क्लॉकवाइज मोमेंट होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट में मैंने बताया था कि जब भी हम स्पेनर को यूज करते हैं, ठीक है, तो स्पेनर को जब हम यूज करते हैं या तो नट को हम टाइट कर रहे होंगे या फिर उसको लूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नट को टाइट करने के लिए हम स्पेनर को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जब हम नट को लूज करने के लिए जाहिर सी बात है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना मूव करवाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप नट को टाइट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, जब लूज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है वो क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें, A body is balanced if the sum of clockwise movements, यानी हमारे पास अब बॉडी पे दो मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, या तो हम नट को टाइट कर रहे हैं या फिर उसको लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है और सेकंड टाइम हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उनका जो सम है, ठीक है, वो इक्वल टू 0 होगा। या फिर यहाँ पे अगर जो आपकी बुक में स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, यानी दो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपके पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो उसका सम और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसका सम दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 4.4 गिवन है। इसमें आपके पास जो है ना मोमेंट आर्म W1 दी हुई है 25 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करें। मोमेंट आर्म 2 दी हुई है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपने अप्लाई करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों वेट्स को आप इक्वल रखो, कैलकुलेशन परफॉर्म करो, आपके पास एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का जो टोटल मास होता है वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक रॉड ली है, उसके एक साइड पे एक बॉल लगाई है जो थोड़े बड़े साइज की है और यहाँ पे दूसरी बॉल लगाई है जो थोड़े छोटे साइज की है। ठीक है, और यहाँ पे इसने पॉइंट ओ को शो किया है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास का क्या काम होता है या उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें ना कि ये पॉइंट ओ है, ये किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। जब आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो बॉडी है ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कोई डिस्टेंस कवर करेगी विदाउट रोटेशन। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जब आप उस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी मूव करती है विदाउट रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने ये सेंटर ऑफ मास को शो किया है। ठीक है, देखो जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से हट के अगर ऊपर या नीचे फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे आप देखो कि बॉडी जो है वो रोटेट कर गई है, एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही थी लेकिन यहाँ पे जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है। इट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट where an applied force causes the system to move without rotation। यानी सेंटर ऑफ मास के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी मूव करती है विदाउट रोटेशन के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट था जहां पे बॉडी का टोटल मास एक्ट कर रहा होता था। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होगा जहां पे उस बॉडी का टोटल वेट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है,
आपको पता है कि मास और वेट दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। मास जो है किसी भी बॉडी का जो है ना कोई मैग्नीट्यूड होता है कि ये बॉडी लेट्स सपोज 5 kg की है, 6 kg की है। और वेट क्या होता है कि उसके ऊपर मतलब जिस प्लेनेट के ऊपर लेट्स सपोज अर्थ के ऊपर हम किसी भी बॉडी के वेट की बात कर रहे हैं तो उसका वेट क्या होगा कि अर्थ उसके ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई कर रही होगी वो उसका वेट होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जहाँ पे किसी भी बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपको ये भी याद रखना है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो होल बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जो है शेप्स के आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटीज बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यहाँ पे अगर हम किसी रेक्टेंगल की बात करें तो उसके डायगोनल जब हम ड्रॉ करते हैं वो डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह से यहाँ पे ट्राइंगल है तो इसके हम मीडियंस ड्रॉ करेंगे, मीडियंस जिस पॉइंट के ऊपर जो है मीट कर रहे हैं तीनों वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह से स्फीयर का सिलेंडर का आपको बताया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नीचे एक्टिविटी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक इन्होंने बोर्ड लिया है, इस बोर्ड को जो है ना इस बोर्ड का इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कपल। कपल जब हम लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं तो आप ये देखते हो लाइक पैरेलल फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हमने दो केसेस पढ़े थे कि या तो फोर्सेस एक लाइन में एक्ट कर रही होंगी या वो डिफरेंट लाइन पे एक्ट कर रही होंगी। तो जब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सेम लाइन पे एक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन जब वो डिफरेंट लाइन पे एक्ट करती हैं तो मैंने बताया था कि वो बॉडी को रोटेट करवाती हैं, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस डिफरेंट लाइंस के ऊपर एक्ट करती हैं तो वहां पे कपल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर कपल की डेफिनेशन, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, ये गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, यहाँ पे आप इसको पुश कर रहे हो तो यहाँ पे पुल कर रहे होते, इट मीन्स कि ये दो इक्वल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। लेकिन ये पुश जो है वो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, पुल इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, यानी ये है तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लेकिन ये सेम लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से डबल आर्म स्पैनर जो होता है, यहाँ पे आप अगर अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन अलोंग द सेम लाइन एक्ट नहीं कर रही, डिफरेंट लाइन पे एक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये कपल प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। यानी जब भी आपके पास किसी बॉडी के ऊपर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो ये आपके पास कपल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो कपल जब प्रोड्यूस होता है तो आपकी बॉडी रोटेट करती है ना, ठीक है। तो जब भी रोटेशन प्रोड्यूस होती है तो वहां पे हम टार्क को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एफ जो फोर्स है इसका मोमेंट आर्म क्या बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है ना, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है जो पॉइंट ओ से डिनोट किया गया, तो ओ से इस लाइन का डिस्टेंस आपके पास ओ ए है, यानी मूवमेंट आर्म यहाँ पे ओ ए बन रहा है इस एफ की वजह से, और इस एफ की वजह से मूवमेंट आर्म ओ बी बन रहा है। तो हम इस केस में कपल के केस में टार्क के जो दोनों मूवमेंट आर्म्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे एफ क्रॉस ओ ए, यानी इस एफ की वजह से मूवमेंट आर्म क्या था ओ ए, और इस एफ की वजह से मूवमेंट आर्म ओ बी था, तो इन दोनों को जब हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास टार्क ऑफ द कपल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप इसको स्टडी कीजिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।